हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 9 जून 2023। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला न्यूज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो देखेंगे वो है कल का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपडेट। तो जैसा कि आपको पता है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये हर 2 महीने में एक बार जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग करती हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इट चेंजेस दी पॉलिसी रेट्स। राइट, तो देखो यहाँ पे बड़े शॉर्ट तरीके से हम देखने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन क्या हुआ है कल। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है सो व्हाट यू कैन डू, कल हमारे टारगेट आरबीआई चैनल पे एक वीडियो अपडेट हुआ है जिसमें डिटेल्ड वीडियो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके। राइट, लेकिन यहाँ पे विल सी ओनली द चेंजेस दैट आरबीआई हैज डन इन द पॉलिसी लेवल। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये 6 मेंबर कमेटी होता है एंड 6 मेंबरों के बीच में वोटिंग होता है ऑन व्हाट दे थिंक रिगार्डिंग पॉलिसी रेट। ठीक है। तो कल के दिन में जो मीटिंग हुआ, तो कल के दिन में आरबीआई ने जो देश के सामने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का आउटकम, उसके हिसाब से जो 6 मेंबर है, राइट, इसमें से 3 रहते हैं आरबीआई के और 3 रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड। ये 3 जो मेंबर आरबीआई के रहते हैं, इसमें एक मेंबर होता है चेयरमैन, जो कि गवर्नर होता है आरबीआई का। राइट, जो कौन है, श्री शक्तिकांता दास। तो उन्होंने क्या किया है, सारे लोगों ने, पूरे 6 लोगों ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है एट 6.50%। ठीक है, कितना रखा है, 6.50 पे अनचेंज रखा है। अनचेंज का मतलब क्या है, इससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ है उसमें भी 6.5% था, तो अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, इसीलिए अनचेंजेस। ठीक है, अनचेंज्ड एट 6.5। इसके बाद जो मीटिंग है, जैसे कि मैंने बताया, हर 2 महीने में एक बार होता है, तो ये है अगस्त को, अगस्त 8 से 10 के बीच में मीटिंग होने वाली है। तो अगर मैं पॉलिसी रेट्स की बात करूं तो देखो, रेपो रेट कितना है, 6.50 है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। एमएसएफ एंड बैंक रेट क्या है, 6.75%। एसडीएफ 6.25%। सीआरआर 4.5 एंड एसएलआर कितना है, 18%। ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर एसेट के फॉर्म में बैंकों के पास ही रहता है, आरबीआई के पास नहीं रहता है। बट ये आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होता है जिसमें बैंकों को इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। 18% किसका, एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का। अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि 6.5% से जीडीपी ग्रो करेगा पूरे साल भर में। लेकिन Q1 के लिए उन्होंने बताया कितना, 8%। Q2 के लिए कितना बताया, 6.5%। Q3 के लिए कितना बताया, 6%। और Q4 के लिए उन्होंने कितना बताया, 5.7%। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, ये प्रोजेक्ट किया है उन्होंने FY24 का के लिए कितना, 5.1%। ठीक है, कितना किया है, 5.1%। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्वार्टर 1 का बताया 4.6, क्वार्टर 2 का बताया 5.2, क्वार्टर 3 का बताया 5.4 एंड क्वार्टर 4 का बताया 5.2। तो देखो, ये क्वार्टरली डेटा आपको याद नहीं करना है, लेकिन पूरे साल भर का जो जीडीपी, रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो 6.5% है, ये आपको याद करना है। और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया 5.1%, विच इज वे बिलो दी टॉलरेंस बैंड ऑफ आरबीआई, जो कि 2 से 6% है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है आरआरआर। राइट, तो ये मूवी का नाम नहीं है, ये एक कैंपेन का नाम है, बेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया है, द रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये कैंपेन है आरआरआर, बेस्ट ऑफ द वेस्ट कैंपेन। इस पे क्या किया जाएगा, सिटीजन को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो आर्ट वर्क डोमेस्टिक वेस्ट से बनाए और फोटोग्राफ सबमिट करे, सॉफ्ट मतलब शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हो, तो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखो, इतना डिटेल जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरआरआर बेस्ट ऑफ द वेस्ट कैंपेन कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया, ये जवाब तो आपको पता होना चाहिए कि ये रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ने लॉन्च किया है। राइट, बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है वाहन डैशबोर्ड डेटा। तो देखो, वाहन डैशबोर्ड जो है ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें ये पता चलता है कि देश में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इसका पेनिट्रेशन लेवल क्या है। राइट,
अगर गवर्नमेंट की टारगेट को देखोगे, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 80% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होगा बाय 2030। तो आज के दिन का स्टेटस क्या है? अगर मैं मई महीना का 31 तारीख बताऊं, तो मई महीने के 31 तारीख के हिसाब से क्या है डेटा? तो डेटा इस प्रकार है कि गोवा में 17.27%, 17.20% पेनिट्रेशन है, केरला में 13.66% है, कर्नाटका में 12.9% है, महाराष्ट्र में 10.70% है। तो अब तक यही स्टेट्स हैं जो टॉप रैंकिंग पे हैं। अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो मई 31 तक सिर्फ साढ़े 5.63, मतलब 5.5% से थोड़ा ज्यादा 5.63 है एज ऑफ मई 31st। तो आपको ये समझना है, जो पूरे देश का टारगेट है वो है 80% 2030 तक। आज हम 2023 में हैं, मतलब 7 years to 2030 हम हैं 5.6% पे, समवेयर अराउंड। ठीक है, मतलब अभी भी हमें कितना, ऑलमोस्ट 74% अचीव करना है इन 7 साल में। मतलब हर साल कम से कम 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा तो ही पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। राइट? तो ये था डेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी को एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि चीज आपको याद हो। 2022 में कितना था, 2023 में कितना है। तो देखो, इतनी डिटेल पे आप मत जाओ, आप बस ये रैंकिंग को देख लो कि गोवा टॉप है बाई 17.20% पेनिट्रेशन, केरला जो है वो 13.66% पेनिट्रेशन, कर्नाटका 12.19, महाराष्ट्र 10.74 एंड गुजरात 8.70। और पूरे देश का अगर एवरेज देखोगे इट्स 5.63%। तो ये आप याद करो, बिकॉज एनवायरमेंटल इश्यूज में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है या एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है वाहन डैशबोर्ड का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वाहन डैशबोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वेदर इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो फेम टू को इम्प्लीमेंट कर रही है, या दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों में से किस मिनिस्ट्री का है वाहन डैशबोर्ड। तो चलो इसमें एक डेटा और देख लेते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, राइट, नॉर्थ ईस्ट में पेनिट्रेशन तो एकदम ना के बराबर है। सिक्किम में 0%, अरुणाचल में 0%, नागालैंड में 0%, मेघालय में ओनली 0.22%, मणिपुर में 0.35%। तो ये है स्टेटस देश का, टॉप राज्यों का, और जो राज्यों में कुछ काम नहीं हुआ है उनका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है 2000 का बैंक नोट। तो देखो, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद जो आरबीआई गवर्नर है ये मीडिया से बातचीत करते हैं एंड ही आंसर्स वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमी। तो एक क्वेश्चन का जवाब उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये बताया कि जो 2000 का नोट सर्कुलेशन में है और जिसको आरबीआई ने पिछले महीना सर्कुलेशन से हटा दिया, लेकिन ये है कि वो लीगल टेंडर होगा, और साथ में ये भी बताया कि सितंबर के 30 तारीख तक लोगों के पास टाइम है उसको जाके जमा करने का बैंक में। तो उन्होंने ये बताया अब तक 50% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 2017 में 50.20 ट्रिलियन था, ये धीरे 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 6.57 ट्रिलियन था। ठीक है, परसेंटेज कितना था, 50.20, ये गिरते गिरते अब 3.62% ही रह गया है। अगर 2000 की बैंक नोट का और डिटेल में देखें, मार्च 31 में ये 3.62 ट्रिलियन था इन सर्कुलेशन। लेकिन अगर टोटली ये अनाउंसमेंट की बात की जाए, उसके बाद से ये 1.8 ट्रिलियन हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो 50% से ये क्या हो गया, कम हो गया है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है डिफॉल्ट लॉस गारंटी टू फिनटेक। तो देखो, फिनटेक यूजुअली, यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड को समझना है। जो फिनटेक है, देखो फिनटेक एक बैंक नहीं है, वो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। राइट, वो बस एक ऐप बना रही है, एक इंटरफेस बना रही है, एक अच्छा सर्विस देने की कोशिश कर रही है आपको, लेकिन पीछे उनका पार्टनरशिप किसी बैंक या एनबीएफसी के साथ है। वेदर दे आर इनटू गिविंग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और गिविंग लोन्स, वो कहीं ना कहीं ये पूरा सर्विस को सोर्स करती है बैंक या सेविंग अकाउंट से। तो अब एक सवाल आता है कि अगर उन लोन्स में डिफॉल्ट हुआ, इसकी गारंटी किसके पास है? मतलब कौन लेगा? वेदर इट विल बी दी फिनटेक, वेदर इट वुड बी दी बैंक और एनबीएफसी विच हैज एक्चुअली लेंडेड। कौन करेगा? देखो, कस्टमर तो बैंक का डायरेक्ट नहीं है, कस्टमर तो वो फिनटेक कंपनी का है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वो जुपिटर है, नियो एक्स है, राइट, ऐसे ही बहुत सारे कंपनी।
तो आरबीआई ने एक गाइडलाइन लॉन्च किया है रिगार्डिंग फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी अरेंजमेंट, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिफॉल्ट लोन ऑफ द बैंक एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एंटिटी आर गारंटेड बाय ए थर्ड पार्टी। किससे गारंटेड होगा? ये थर्ड पार्टी से गारंटेड होगा। ये एक थर्ड पार्टी फिनटेक भी हो सकता है, ये एक लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारा बात कहा है, जिसको हम एक अलग से डिटेल वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए बात करूँ तो आप उतने डिटेल में नहीं जाइए, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है आप डाउनलोड करके पढ़ लो, और बीपीडीएफ में जो कवर होगा उतना आपके लिए काफ़ी होगा। बट आई एम आस्किंग स्पेशली फॉर आरबीआई एंड इट्स डिस्क्रिप्टिव, आपको ये डिटेल में पढ़ना है, जो आपके सेबी सर्कुलर एंड आरबीआई सर्कुलर, जो आरबीआई सर्कुलर से गाइडलाइंस का आपका पीडीएफ बनता है, उसमें ये डिटेल में रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है आरबीआई रिलीजेस ओटीएस गाइडलाइन। तो देखो, ये एक नया गाइडलाइन आरबीआई ने रिलीज किया है, वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइन। तो ये जो वन टाइम में सेटलमेंट गाइडलाइन है, ये किसके लिए है? डिफॉल्टर्स के लिए है, जिन्होंने अपने लोन को रीपे टाइम पे नहीं किया है और टेक्निकल राइट ऑफ्स हैं। तो ये आरबीआई क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे क्या होगा ना, बैंकिंग सिस्टम को हार्मोनाइज और रेगुलेटेड एंटिटी को एक सुकून मिलेगा, क्योंकि उनका मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेस, मतलब मेजोरिटी तो नहीं बोल सकते, एक अच्छा खासा रिसोर्सेस उन स्ट्रेस लोन के, मतलब स्ट्रेस एसेट को वापस पाने के लिए लगा हुआ है। तो आरबीआई ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम देके उन उन रिसोर्स को और अच्छे से हार्मोनाइज करना चाहता है। तो ये है राइट, आरबीआई रिवाइजेस ओटीएस गाइडलाइन। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि बीपीडीए में कुछ कवर्ड होगा, वो बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी होगा, और स्पेशली आरबीआई के लिए हम आरबीआई सर्कुलर्स में इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको आरबीआई के लिए ही और सेबी एग्जाम के लिए देखना है, बाकी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी पीडीएफ में कवर्ड होगा वो सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ एलएलएम इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ। तो देखो, ये नया कोर्स देश के सामने आईसीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एलएलएम इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एट न्यू दिल्ली। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो इसमें कॉलेज का नाम आपसे पूछ सकता है, इसीलिए बस इतना पढ़ लो आप, काफी है कि किसने किसने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में हुआ है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये आपने अलग अलग न्यूज में कवर किया है अब, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने फिर से बताया है कि ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये सच में जब गवर्नमेंट खुद बता रही है इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देर आर अबाउट 1 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। On the basis of mapping, PACS not functioning as a fertilizer reseller will be identified, and they will encourage to function as retailers on the basis of feasibility in a phased manner. एक हो गया। दूसरा, PACS which are not currently functioning as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra will be bought under the ambit of PMKSK. PACS will be connected to the marketing organic fertilizer। देखो, ये PACS रिलेटेड हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज भी देखा था, वो डिटेल में हमने पढ़ा था, वो सारा चीज का एक्सटेंशन ही है, मान के चलो ये। देन अंडर द मार्केट डेवलपमेंट स्कीम्स, इसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है और फर्टिलाइजर कंपनी एक्ट एज एन एग्रीगेटर फॉर स्मॉल बायो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, मतलब ये छोटे जगह से इसको खरीदा भी जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन PACS can also be employed as drone entrepreneurs for spraying fertilizer and pesticides। ठीक है, तो ये सारा डिसीजन लिया गया ताकि जो एग्री सिस्टम है और PACS को बेटर यूटिलाइज कर सके। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. Always remember, XMB helps you prepare 50% faster.